बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वैसे तो काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। बारी-बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन: ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब इकट्ठा होता है वहाँ पर सूजिश पैदा होती है एयर ट्यूब्स की, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स की, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है कि जो हवा का गुजर का रास्ता है वो कम हो जाता है स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, वहाँ पर नर्विंग हो जाती है। इसकी वजूहत क्या क्या है? नंबर 1 पे बड़ी वजह बैक्टीरिया है, वायरस और स्मोक। ठीक है, धुआं कोई भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है या आपके जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलामात क्या क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी आ जाती है, सर्दी लगती है पेशेंट को, सांस के दौरान आवाज आती है और बुखार होता है। इस टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ब्रोंकाइटिस जो है ना वो दो लफ्ज से मिलके बना है, ब्रोंकाई एंड टस। ब्रोंकाई आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। जी, किसी भी लफ्ज के आगे टस आ जाए ना, TIS, इस मीन उस पार्ट की या उस चीज की इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकाई की सूजिश। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्टर इस टॉपिक का ये है कि किसी भी जगह पर सूजिश आ जाए ना बॉडी में तो बॉडी रिएक्ट करती है। कहीं पर भी इन्फेक्शन बॉडी में हो तो बॉडी रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास फीवर आता है। फीवर बेसिकली बुखार एक इलामत है जो कि ये जाहिर करती है कि बॉडी में कहीं ना कहीं खराबी है, कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एग्जाम की। इसकी बेसिकली दो एग्जाम है। किस बेस पे? कि ये इसकी ड्यूरेशन के बेस पे अगर ब्रोंकाइटिस जल्दी डायग्नोज हो जाए, जल्दी से मुराद विद इन वीक, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट। लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस बहुत देर बाद जाकर डायग्नोज होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जो मौजूद होती हैं लेकिन उनका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है, इतना लेट कि उनका जो एक ट्रीटमेंट गोल है वो बहुत डिले हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रॉनिक। कहीं पर भी बायोलॉजी में एक्यूट और क्रॉनिक का लफ्ज आ जाए ना, इट्स मीन वो ड्यूरेशन की बात हो रही है। एक्यूट से मुराद बहुत जल्द, क्रॉनिक से मुराद बहुत देर बाद। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस चूंकि बहुत जल्द डायग्नोज हो जाता है विद इन 2 वीक्स, तो उस ड्यूरेशन में अगर में क्या होता है, अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, इतनी खराबी नहीं होती, हम पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसके बरअक्स क्या होता है कि चूंकि ये लंबा ड्यूरेशनल ब्रोंकाइटिस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं डिस्ट्रक्टिव, और इसको रिवर्स करना यानी पेशेंट को रिकवर करना भी उतना ही मुश्किल होता है, और ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है। ठीक है, ये ब्रोंकाइटिस। इसकी पिक्चर नेक्स्ट है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में क्या होता है? इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का आखिरी पार्ट है, और एल्वियोलाई के मुतालिक बात यह है कि एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। लंग्स से ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू जाती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई के थ्रू जाती है लंग्स में। लेकिन अगर एल्वियोलाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पर क्या होता है कि गैस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता। जो हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड में नहीं जा पाती। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लंग्स अपनी प्रॉपर शेप में दोबारा नहीं आते जब सांस बाहर निकालना हो, क्योंकि हवा अंदर ही रह जाती है। उसकी एक जो स्पंजिंग पावर है, जो इसकी पुश बैक पावर है एल्वियोलाई की, जो इसने स्पंज करके या
पुश करके हवा को बाहर धकेलना होता है, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, हवा का प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं होता, एयर कैन नॉट पुश आउट और ट्रैप्ड इन द लंग्स, हवा बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से क्या होता है वो लंग्स में ही रह जाती है। इसकी वजूहात क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स, हवा में मौजूद बहुत सारे पोल्यूशन, जिसमें केमिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी। सिम्टम नंबर वन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हवा सांस का कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, सबसे पहले जो सांस में तंगी आएगी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट जो है वो थका थका महसूस करेगा, फिटीग होगा, वेट लॉस होगा, उसकी वजन में कमी आएगी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आए दिन उसे कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या सांस की कोई ना कोई इन्फेक्शन उसे होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई ना कोई इन्फेक्शन उसका चल रहा होगा। बाय द टाइम व्हेन द सिम्टम अपीयर, पेशेंट लॉस 50 to 70% ऑफ हिज लंग्स टिश्यू। जब एम्फीसीमा बीमारी अपनी अलामत जाहिर करती है, जब हमें पता लगता है कि इस पेशेंट का एम्फीसीमा है, तब तक पेशेंट अपना 50 से 70% लंग्स को जो है वो लॉस कर चुका होता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहता है, ऑब्वियस बात है, जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी तो ब्लड ने हर जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, जब ब्लड में ही ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। ये एम्फीसीमा की पिक्चर है, ये आप एल्वियोलाई देख सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये है अफेक्टेड एल्वियोलाई। इसमें जो वॉल्स है, ये जो दीवारें हैं, ये स्पंज की तरह एक्ट करती हैं, लेकिन जो अफेक्टेड एरिया है जिसमें ये वॉल्स नहीं है, उस पीस पंच पावर भी कम हो जाती है, वो हवा को बाहर नहीं धकेल पाती, जिसकी वजह से हवा यहीं पर रह जाती है, एल्वियोलाई के अंदर बाहर नहीं निकल पाती। आने वाली जो न्यू हवा है उसको रास्ता नहीं मिलता, और ऑक्सीजन को ब्लड में जाने का भी रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से सांस की तंगी हो जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बात कर लेते हैं नमोनिया की। नमोनिया की डेफिनेशन है, नमोनिया इज द लंग इन्फेक्शन। ये लंग में पाया जाने वाला एक इन्फेक्शन है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन एक ही वक्त में दोनों लंग्स को अफेक्ट करे, राइट एंड लेफ्ट लंग को, तो इसे कहते हैं डबल नमोनिया। वजूहात क्या क्या है? बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, बैक्टीरिया की एक किस्म है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe जो कि नमोनिया कॉज करती है। वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि नमोनिया कॉज करता है, और फंजाई। जब इन तीनों में से कोई भी एजेंट हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो क्या करता है, वहां पर अपनी तादाद बढ़ाता है, वहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के नतीजे में नंबर वन, लंग्स टिश्यूज तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में, इन्फेक्शन के रिजल्ट में वहां पर पस प्रोड्यूस होना शुरू होती है। जब एल्वियोलाई, जहां पर गैस का एक्सचेंज होना है, वहां पर पस आ गई है, तो क्या होगा? नंबर वन, वहां पर गैस का प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं होगा। एल्वियोलाई वो पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था, एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां से गैस ने, यानी ऑक्सीजन ने आपके लंग्स से ब्लड में जाना है और ब्लड से बॉडी ऑर्गन्स में जाना, जिन्होंने अपने फंक्शन करने ऑक्सीजन को लेके। लेकिन अगर वो पार्ट जहां से ऑक्सीजन ने ब्लड में, लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन भेजनी है, वो उस पार्ट में पस आ गई है, तो वहां पर प्रॉपर्ली गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। इन्फेक्शन है, फीवर भी होगा। तो सिम्टम में बात कर लेते हैं, चिल, सर्दी लगेगी, फीवर होगा, इन्फेक्शन है, ऑब्वियस बात है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी आएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी सांस अंदर बाहर नहीं होगा। कफ विद स्पूटम, खांसी आएगी और साथ बलगम भी आएगी। पर्पलिश ऑफ स्किन, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होगा, और जो है वो स्किन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो वो क्या होंगे, होना शुरू हो जाएंगे, पर्पल होना शुरू हो जाएंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि इन जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई है, इनकी लाइफ को रोक देती है, ठीक है। ट्रीटमेंट, लेकिन प्रिवेंशन क्या है? हम वैक्सीनेशन करते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में फर्क ये है कि ट्रीटमेंट तब होता है जब डिजीज हो जाए और हमने उस पेशेंट को बचाना हो। प्रिवेंशन ये है कि भी डिजीज नहीं हुई, ठीक है, जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बच्चों में भी वो डिजीज नहीं होती, बट हम पहले ही बच्चे को इतनी कोत मदाफिज उसकी पैदा कर देते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू कि वो डिजीज उसे अटैक नहीं कर पाती। तो वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में ये फर्क है, ठीक है। ये आपके पास जो ऊपर वाली तस्वीर है वो है एल्वियोलाई की, और जो नीचे वाली है वो है नमोनिया की, जिसमें पस प्रोड्यूस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्थमा की। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जी है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? उस एलर्जी से इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? क्योंकि अब म्यूकस प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा,
ठीक है। म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। म्यूकस वो लिक्विड है जो कि ब्रोंकाई की वॉल्स में नॉर्मल क्वांटिटी में निकलता है ताकि आने वाली एयर को मॉइस्ट किया जा सके। लेकिन अगर ये म्यूकस, ये फ्लूइड जो कि मॉइस्ट पैदा कर रहा है हवा में, अगर ये ज़्यादा तादाद में निकलना शुरू हो जाए एबनॉर्मली, तो ये वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ब्रोंकाई में, जिसकी वजह से जो हवा का गुजर का रास्ता है वो तंग हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है। इसकी वजूहत क्या क्या है? स्मोक हो सकती है, ठीक है, परफ्यूम हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं, फूलों से निकलने वाले जो दाने। हर पर्सन में अस्थमा की कॉज डिफरेंट है। किसी को गाड़ियों के धुएं से एलर्जी है, किसी को ऑटोमोबाइल से एलर्जी, किसी को सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। हर बंदे की जो कॉजिंग एजेंट है वो अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलामात भी, सिम्टम्स भी हर एक की अलग है, लेकिन जनरली ज़्यादा क्या क्या पाई जाती है? विजिंग साउंड। जब वो सांस लेता है तो आवाज़ पैदा होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी आना, कफ, खांसी, चेस्ट टाइटनेस, तो उससे बहुत घुटन घुटन महसूस होगी। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम लोग ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उस तंग हुए रास्ते को, हवा के तंग हुए हुए रास्ते को, जो कि म्यूकस, ज़्यादा म्यूकस ने प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है, उस तंग हुए हुए रास्ते को वो खोल दे। डायलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम इनहेलर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये पिक्चर आपकी अस्थमा की। नेक्स्ट हमारे पास है लंग कैंसर, मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ लंग, ठीक है। लंग कैंसर में क्या होता है? इट इज़ अ डिसीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल डिवीजन होती रहती है, ठीक है, जैसे नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये वो तमाम डिवीजन है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं। स्किन सेल्स न्यू, पुराने टूटते नए बनते हैं, तो माइटोसिस का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अच्छा, एक और बात, माइटोसिस एक प्रोग्राम्ड फंक्शन है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जीन्स में हमारा इसकी हर चीज कोड है। लेकिन अगर जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो, जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आया एबनॉर्मल, तो डिवीजन भी अनकंट्रोल्ड हो गई, तो उसके रिजल्ट में मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी सेल्स की, और सेल्स की कॉपीज इकट्ठी होकर एक लंप बना लेंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी कॉज क्या क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजन, कार्सिनोजन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजन कहते हैं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सिगरेट में अभी तक 50 तरह के कार्सिनोजन पाए गए हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि आयंस में कन्वर्ट करती है सेल्स को, आयन मतलब उसको सेल्स को तोड़ती हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, आपने सुना होगा कि एक्सरे बार बार नहीं करवाना चाहिए, एक मंथ में बार, एक मंथ में एक से ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बॉडी सेल्स हैं, जब ज़्यादा एक्सपोजर होता है एक्सरेज का बॉडी से, तो वो जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो इन रेडिएशंस की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं, उनकी मल्टीपल डिवीजन शुरू हो जाती है। इसलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन, ज़्यादा एक्सपोजर, वो भी कैंसर कॉज करता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाए वो भी कैंसर कॉज करते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी लाइफ में से टोबैको, जो तंबाकू का धुआं है या जो कार्सिनोजन है, उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। हम जेनेटिक्स लेवल पे तो नहीं मेकअप को छेड़ सकते ना हम, लेकिन हम इसमें प्रिवेंशन जरूर कर सकते हैं कि हम इन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं इनसे हम दूर रहें, ठीक है। इसके बुरे असरात क्या क्या आते हैं? नंबर 1, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। स्मोकिंग से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे फालिज, ठीक है, जब आपका कैंसर होता है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, तो लंग्स का फंक्शन है गैसेस को, ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करना। जब बॉडी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं आएगी, हार्ट को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब इन पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये फंक्शन नहीं करेंगे। हार्ट को नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक होने के चांसेस है, ब्रेन को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी तो स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा है, फालिज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़, यानी वो बीमारियाँ जिससे ज़िंदगी दाव पर लग सकती है, उसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कहते हैं। और ये कैंसर जो है ना, लंग कैंसर, जरूरी नहीं कि सिर्फ लंग्स तक महदूद हो, ये आपके मुंह तक भी जा सकता है, ये किडनी में भी स्प्रेड कर सकता है, ये ब्रेस्ट तक भी जा सकता है, और ये मसाने तक भी जा सकता है, ब्लैडर तक। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन जा नहीं रही सर्कुलेटरी सिस्टम में, नंबर 1 ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी, नंबर 2 प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होगा उसके रिजल्ट में। प्लेटलेट सेल ब्लड सेल का वो पार्ट है जो कि खून को जमाने के लिए काम आता है, ठीक है, कहीं पर चोट लगती है तो प्लेटलेट्स वहां पे आके उस चोट को भर देते हैं। तो स्मोकिंग से क्या होता है, उस प्लेटलेट की काउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज
बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिसे कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, थिक हो जाती हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं स्मोकिंग से। उसके अलावा स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांत में एक ख़ास किस्म का ना वो स्टेन, मतलब उसमें दाग आना शुरू हो जाते हैं दांतों पे, ठीक है। उसके अलावा सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, ऐसे पर्सन जो कि स्मोकर्स होते हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।